हे देयर, इस वीडियो में समझेंगे एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटेटर। तो सबसे पहले देखते हैं रोटेटर किसे कहते हैं। देखो यार, रोटेटर का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो रोटेट करेगी। ठीक है, अगर हम रोटेटर की कोई भी नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लें, तो जैसे एक मिक्सी में रोटेटर लगाओ तो उसके जिसके कारण उसके ब्लेड्स क्या करते हैं, रोटेट। इन द सिमिलर वे ऐसे ही रोटेटर फैंस में होता है, जैसे फैंस रोटेट करते हैं। तो मतलब बस रोटेटर क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ रोटेटिंग, बस ये तो रोटेटर हो गया। अब हमें एनर्जी लेवल्स देखने हैं किसके, रिजिड रोटेटर के। अब इसका क्या सेंस है, इसको भी समझ लेते हैं। यार देखो, एक है रिजिड और एक है नॉन रिजिड रोटेटर। अब रिजिड रोटेटर में हमारे पास कैसे आ सकता है, जैसे मान लो ये एक बेस्ट है, यहाँ पे दो बॉल्स ले ली, दोनों बॉल्स के बीच में एक रॉड लगा दी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका पेन है, पेन के आसपास एक बॉल यहाँ इंसर्ट कर दी, एक बॉल यहाँ इंसर्ट कर दी, सपोज एक स्पॉन्ज बॉल्स रोटेट कर दी। अब ये बन गया एक रिजिड रोटेटर। अगर आपका गिरे नहीं बॉल तो ये रिजिड रोटेटर हो गया। वहीं अगर आपने क्या किया, आपने एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड के इस तरफ एक घुंघरू बांध दिया, दूसरी तरफ दूसरा घुंघरू बांध दिया। वैसे घुंघरू की जगह बॉल ले सकते थे, बट उसको बांधना मुश्किल होता है, दैट्स वाई टुक द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो हमने घुंघरू ले लिया और अब इसके बाद ये अगर रोटेट करेगा तो बीच में क्या है, धागा। तो धागा रिजिड रोटेटर का काम कब करेगा, अगर स्पीड बहुत फास्ट ले लेंगे तब उस टाइम पे। अदरवाइज ये क्या है, एक नॉन रिजिड रोटेटर, मतलब हिलता डुलता रोटेटर, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हमें अभी क्या बात करनी है, हम बात करने वाले हैं रिजिड रोटेटर्स के बारे में। तो रिजिड रोटेटर में जैसे मैंने बताया, हम एक बीच में एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं। रॉड की लेंथ है आर। ठीक है, और ये बेसिकली रोड से पहला जो मेन कंसेप्ट किसका है, वो है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का। सबसे पहली बात, डाई एटॉमिक क्या होता है। हाँ, नाम से ही है, डाई एटॉमिक का मतलब दो एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों। एग्जाम्पल ले लो, सेम लेने का मतलब है तो सेम ले लो, एक ले लो H2, दो हाइड्रोजन, तो ये हो गया डाई एटॉमिक। सिमिलरली HCl, एक H हो गया, एक Cl हो गया डायटोमिक। ठीक है, तो हमने ये ले लिए, क्या है ये दो मॉलिक्यूल। हमने इनको कैसे दिखा रहे हैं, तो क्या ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बॉल्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, कि जैसे गोलों में है। ठीक है, तो हमारा एक स्फेरिकल बॉल ले लिया टूवर्ड द लेफ्ट, एक ले लिया टूवर्ड द राइट, दोनों को ज्वाइन कर दिया विद अ फिक्स्ड रोड। रोड का जो लेंथ है वो आर है, और ये बेसिकली लेंथ, मान लो जैसे हमारे HCl में बॉन्ड लेंथ होती है, बस वही सेम आर लेंथ ही है यहाँ पे यूज्ड। ओके, नाउ C इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम। ये बात मैं समझाती हूँ। एक आध बात शायद पहले भी डिस्कस्ड है ये केस। हमारे पास क्या है, जैसे मान लो आपका पास एक पेन है, आप क्या कर रहे हो, अपने फिंगर के ऊपर आप पेन को क्या करके देख रहे हो, बैलेंस करके देख रहे हो। कभी करके देखा है, आपको पता चलेगा आप हर पॉइंट से उसको बैलेंस नहीं कर पाते। सपोज आप ट्राई करते हो इस जगह से एकदम लास्ट टिप से पेन को बैलेंस करने का, तो यू आर अनएबल टू डू दैट, पेन हमेशा दूसरी साइड को नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आप पूरे पेन को अलग अलग पोजीशंस पे अपने फिंगर पे रख कर देखते हो, तो आपको ऐसी एक पोजीशन ज़रूर मिल जाती है जिस पोजीशन पे आपका पेन ना नीचे यहाँ गिरता है ना इस तरफ गिरेगा, पूरा परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। तो बेसिकली वही पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम एक हाइपोथेटिकल टर्म भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एक पॉइंट है और उसी पॉइंट पर पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पॉइंट पर लग रही है, मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है सिर्फ उसी ही पॉइंट पर लग रही है पूरी बॉडी की कुल मिलाकर। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अर्थ का पुल है, और अगर आप वही अर्थ के पुल को बैलेंस कर दो तो अपनी उंगली के साथ, अपने फिंगर के साथ, तो वो कोई भी बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम हमारा अभी बस इतना सा है, इसके लिए इतनी डिटेल इनफ है। अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमने एक पॉइंट लिया है यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, दैट्स क्लियर। अब देखते हैं मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मेरे मास, अब देखो मैंने मास M1 एंड M2 लिया, इसका मतलब मैंने जो दो एटम्स लिए हैं वो अलाइक नहीं लिए। अलाइक क्या होते, हाइड्रोजन्स, दोनों का मास बराबर हो जाता। मान लो मैंने एक HCl ले लिया यहाँ पे, तो एक का मास M1, दूसरे का मास M2 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा ले लिया हमने दोनों मास। अब क्या किया हमने बोला ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे एक का डिस्टेंस जो है उसको R1 कंसीडर कर लो, दूसरे के डिस्टेंस को R2 कंसीडर कर लो। देखो हम ये कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, इधर मास 1 और रेडियस जो यूज़ करें वो R1, डिस्टेंस R1 यूज़ करो, यहाँ M2 R2 को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, हमारी मर्जी, ये हमारे अकॉर्डिंग हमने इनमें नंबरिंग डाल लिया। आप स्विच भी तो कर सकते थे, बट इसको हम जस्ट रेफरेंस लेते हैं कि इस पॉइंट को अगर हम 1 कंसीडर कर लें तो उसका डिस्टेंस R1 हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको बॉल 1 एंड बॉल 2 कंसीडर करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इनमें नंबरिंग कर दी। यू कैन ऑलवेज स्वैप,
आप इसको 2 और इसको 1 कह सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दिस। इसके अलावा अगर आप इसमें ABCD यूज़ करते हो, इवन दैट कैन गो, बट यहाँ हम नंबरिंग्स के टर्म्स में इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा ये जो कंप्लीट लेंथ है R, ये किस 2 पार्ट्स में बनी है, देखो बड़े आराम से पता चल रहा है। देखो पूरा लेंथ कितना है R, इतना पार्ट कितना है R1, इतना पार्ट कितना है R2। तो हम कह सकते हैं ना कि पूरी लेंथ R1 प्लस R2 से मिलकर बनी है। ये देखना डेरिवेशन बहुत ईजी है यार। अब इसके बाद हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेसिस पर एक इक्वेशन लिखेंगे। अब ये इक्वेशन बहुत आसान है। इस इक्वेशन को समझने के लिए एक दो आपको एग्जांपल्स भी साथ में प्रोवाइड करूँगी। हाँ, मेरे पास क्या, सबसे पहले मेरा मास को मैंने मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मैंने मास को मल्टीप्लाई किया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट विल बी इक्वल टू द मास 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स डिफरेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मास 1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना था, R1। तो ये बराबर होने वाला है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर होएगा किसके, M2 इंटू R2 के। एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं एक और केस के लिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सपोज हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस सब बना देते हैं। एक्स एक्सिस पे मान लो 5 पे कहीं है। हमारा एक मास 1 है जो मान लो 4 किलो का है, दूसरा मास जो हमारे पास मान लो 2 किलो का है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5th पॉइंट पर है, ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट आप मान लो है कोई भी रैंडम पॉइंट इसमें आप कंसीडर कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, एक वेग एग्जांपल अपनी तरफ से बना के। तो द वैल्यू नीड नॉट मैच, बस मेरा काम है आपको मतलब समझाना कि व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। तो ओके, तो अब ये पॉइंट हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओके लेट इट बी 15, ताकि ये बात पूरी वैलिड भी आपको शो हो जाए। अब मैंने एक पॉइंट लिया 0, एक पॉइंट लिया है 5 जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच हो रही है, और एक हमने ले लिया 15, ठीक है। अब इसी लेते टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताती हूँ। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मेरे मास और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होएगा 5, और ये फर्दर कितना डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बीच में 10। मेरा मास 4 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी 5 कितना आया 20। दिस शुड बी इक्वल टू अनदर मास 2 मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी 10, तो आ गया 20। तो 20 इक्वल्स टू 20, आइए बात समझ। अब वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं यूज़, देखना ज़रा। और मैंने ये कैसे बनाया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा ये फिगर होना नहीं चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा भारी वाला मास था, जैसे मैं अगर इसकी एकदम एक्यूरेट फिगर बनाऊं तो कुछ एक्यूरेसी के साथ, एकदम एक्यूरेट तो नहीं बट अ बिट एक्यूरेट आई शुड से, अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर शुड लुक समवॉट लाइक दिस। ये जो मेरा मास है M1, ये मेरा मास है M2, ठीक है। और अगर M1 की वैल्यू M2 से बड़ी है, जैसे अभी हमने 4 और 2 के केस में देखा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4 के ज़्यादा पास होगा। पेन लो हाथ में, पेन का एक विद कैप लगा कर देखो, विद कैप वाला एंड इधर दे दो और विदाउट कैप वाला ऐसे जाने दो एंड। आपको ये पता चलेगा, अगर पेन यूनिफॉर्म है तो आप ये देख सकोगे कि आपका पॉइंट यहाँ के पास आएगा, ना कि इधर के पास। इसको ट्राई करके देखना, ऐसा अगर ना हो तो डू कमेंट इट आउट, आई विल लेट यू नो वाई इज़ इट नॉट सो, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा आएगा पक्का आएगा। अगर इसका नहीं आ रहा, इसका पक्का मतलब है या तो आपका पेन यूनिफॉर्म नहीं है, पेन कहीं से थोड़ा भारा कहीं से थोड़ा कम भार है, अदरवाइज ये तो आप पक्का देख सकते हो। और पेन नहीं लेना तो बुक ले लो, बुक के ऊपर एक और यहाँ पे एक मग रखो, आई वॉन्ट सजेस्ट दिस वन, कोई और चीज़ रख लो, रूबिक्स क्यूब रख लो, और उसके बाद थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। बुक ना लेना तो एकदम पतला कोई रजिस्टर चेक कर लो। उसके साथ भी आप देख सकते हो कि जब आप ज़्यादा मास के पास में बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा ईजिली बैलेंस हो जाएगा। थिंग्स लाइक दिस आई हैव डन इन माई चाइल्डहुड, सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो बस मैंने वही यहाँ पे यूज़ किया और एग्जाम्पल जनरेट कर दी। अब यही चीज़ हम यहाँ पे वेरीफाई करके लिख रहे हैं कि हाँ M1 R1 बराबर होगा M2 R2 के, ठीक है। R1 और R2 यहाँ ध्यान रखने हैं। M1 का डिस्टेंस फ्रॉम C R1 कहला रहा है, M2 का डिस्टेंस फ्रॉम C R2 कहलाता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर M1 R1 की वैल्यू डाल दी
m2 इंटू आर माइनस R1 के बराबर। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को तो चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड थी m2 इंटू R2, तो इसमें मैंने R2 की वैल्यू बदल दी, क्या लिखी मैंने R माइनस R1 लिख दी। कर सकते हैं ना, क्योंकि R की वैल्यू है R1 प्लस R2 मतलब 10 बनता है 7 और 3 को मिला के, तो 3 कैसे मिलेगा, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके, दैट्स इट। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ जाती है। यहाँ हम लगाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या है, जितने भी आपके पास मासेस हैं उन मासेस को उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो और उन सब जो भी आएगा आपको उसको ऐड करते जाना। अब जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है m1 और उसका डिस्टेंस है r1, तो आप इसको m1 इंटू r1 का स्क्वायर कहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस जो था उसका स्क्वायर किया, साथ में बॉडी का मास। ऐसे ही अगर mn तक जाएगा तो आप बीच में ऐसे ही ऐड करते जाएंगे mn rn का स्क्वायर तक, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फिजिक्स के डायरेक्ट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फॉर्मूलाज फिजिक्स स्टूडेंट्स को आइडिया होगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास हमने आई का डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमें करना क्या है, देखना, हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से अगर आप ध्यान से देखें तो m1 की वैल्यू निकल के आ रही है, मतलब R1 की, सॉरी क्या है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू आ जाएगी, देखना ये मैं लिख के दिखा देती हूँ, दैट वुड बी इवन बेटर। अब मेरे पास क्या है, m1 R1 इक्वल्स टू m2 R माइनस m2 R1 का फॉर्मेट है, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया और इसके बाद में मैंने इसको किससे डिवाइड करके दिखा रही हूँ, मैं m1 के साथ इनकी डिवीजन शो कर रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको मैं किस फॉर्मेट में इसमें पूरा शो करने वाली हूँ। मेरा मतलब, मेरा काम क्या है, मेरा काम है इसको मैं जितना ज़्यादा सिंपलीफाई कर सकूँ उतना ज़्यादा सिंपलीफाई कर दूँ, ताकि अब मैं वो वैल्यूज़ को उठाऊँ और उठाकर आई की इक्वेशन में पुट कर दूँ। तो मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम ये रहेगा कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिसे मैं आई की इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करूं और वैल्यूज़ को पुट करके मेरे डिस्टेंसेस R1 R2 को ना यूज़ करना पड़े, ठीक है। R1 R2 के बदले मैं कंप्लीट जो डिस्टेंस था उसी को यूज़ कर लूँ, तो बस मुझे वही यूज़ करना है। और कंप्लीट डिस्टेंस क्या है हमारा, R। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी फिगर में ये जो हमारा R1 वगैरह आ रहे थे उसको यहाँ से हटाया जाए। तो हाँ, सबसे पहले हम यही करेंगे, जैसे यहाँ पे m1 है, R1 है, तो इसको कंप्लीट करते पहले m2 R माइनस m2 R1 की ये बराबर है, करेक्ट। आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर R1 की दो टर्म्स हैं, है ना, दो टर्म्स मैं पिन पॉइंट करके दिखा देती हूँ। एक टर्म है ये और दूसरी टर्म है ये, तो चलो करते हैं इसे इकट्ठे, ठीक है। तो अब जब हम इन्हें इकट्ठे कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से, तो देखो आपकी ये वाली टर्म नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो R1 इंटू m1 प्लस R1 इंटू m2, ये किसके बराबर आ गई, m2 इंटू R के, करेक्ट। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ से मैं m2 को कॉमन, अगर यहाँ से सॉरी R1 को कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या आएगा, R1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m2 R ओवर 1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये जो m1 m2 है इसको इक्वालिटी की इस तरफ आके डिवाइड कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू इजीली आ गई ना, m2 R ओवर m1 प्लस m2, m2 R ओवर m1 प्लस m2। आप सिमिलर स्टेप लगाओगे तो आप R2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब कैसे निकालोगे वो मैं भी आपको एक हिंट प्रोवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, R2 की, तो हमने जैसे पहले हमने इक्वेशन 2 के आगे आप ये देख सकते हो हमने जो चेंजेस किए हैं, क्या किया मैंने, R2 की वैल्यू हटाकर R और R1 में लिखी थी, वही स्टेप आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। क्या लिखेंगे इसे, हम लिखेंगे m2 R2 इक्वल्स टू m1 इंटू R माइनस R2। बस इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉरी यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम देयर। इससे क्या हुआ, हमें वैल्यू मिल गई हमारे R1 और R2 की। आप दोनों में एक कॉमन चीज़ देख सकते हो, दोनों के बेसिस में m1 m2 ही है, R के साथ मल्टीप्लिकेशन दोनों की हो रही है। R1 के लिए मास m2 यूज़ किया है, R2 के लिए मास m1 यूज़ किया गया है। अब क्या करना है, ये R1 और ये R2 की वैल्यू को उठाकर यहाँ प्लेस करेंगे I की इक्वेशन में, और यहाँ पे बेसिकली इनका स्क्वायर हो रहा था तो हमारी टर्म इसीलिए बन जाती है m1 m2 का स्क्वायर R का स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास हमने क्या किया, हम बस इसमें सारी अपनी टर्म्स डाल रहे हैं
और ये सारे टर्म्स डाल के हमारा ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया ऐसे सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हमने क्या किया है, देखो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। m1 की वैल्यू एज इट इज़, m1 की वैल्यू एज इट इज़, r1 का स्क्वायर, तो r1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप, m2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 इसका भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक r स्क्वायर ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आपकी एक टर्म होगी। अगली टर्म में क्या है, आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो अब अपने पास अगला क्या है, अपने पास अगला है यहाँ पे हमारे पास में m2 एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। m2 हम एज इट इज़ में यहाँ पे पड़े रहने देंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, r2 का स्क्वायर, तो r2 की वैल्यू क्या है, m1 इंटू आर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m1 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, सारी स्क्वायर इस वाली टर्म्स कर दी कटे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ कॉमन है इसको लिख लो बाहर। क्या क्या कॉमन है देखो ज़रा, यहाँ से m1 m2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जो चलो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। एक m1 कॉमन, m2 कॉमन, और ये हट गया ना यहाँ से, और साथ में क्या है, r स्क्वायर कॉमन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर भी है कॉमन। क्या चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, पहली वाली टर्म में क्या आता है, एक m1, अगली वाली टर्म में क्या बचेगा, एक m2। क्यों, क्योंकि मैंने m1 m2 कॉमन निकाला है, तो m2 का स्क्वायर था तो एक m2 पीछे बच गया होगा, और सिमिलरली वहाँ पे भी एक m1 बच गया होगा। तो यहाँ क्या बच गया है, m1 प्लस m2। तो क्या करेंगे, m1 प्लस m2 वाली टर्म से स्क्वायर की कटिंग कर देंगे, हमारे पास आएगा m1 m2 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के अलावा बची हुई टर्म m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 को हम म्यू लिख देंगे, और म्यू क्या है हमारा, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। इसको थोड़ा चेक करके देख लें। अब हमारे पास अगर कोई मास है 5 और एक है मान लो 6, तो रिड्यूस्ड मास इसके लिए म्यू कैसे निकलेगा, 5 6 आर 30 डिवाइडेड बाय 11। ठीक, मैंने उनको ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे इनको ऐड किया। अब मेरे पास जो आएगा वो रिड्यूस्ड मास आ जाएगा, विच विल बी लेस देन, आई कैन डायरेक्टली से इट विल बी लेस देन 3 ऑब्वियसली, क्योंकि 3 पे 33 होना था, तो ये लेस देन 3 हो गया, तो मास हो गया ना रिड्यूस। तो दैट्स द थिंग, हमारा ये आ गया रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। ओके, इसके आगे हमारे पास है वैल्यूज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ हम यूज़ करके पूरा हमें एक ग्राफ या कह लो एक आउट ऑफ फिगर हमने पूरा का पूरा जनरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कोई एल क्या है यहाँ पे, एल यहाँ पे हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है यहाँ पे हमारा, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा देखो, मोमेंटम क्या होता है, सिंपल सा, मोमेंटम हम यूज़ करते हैं पी की टर्म्स में, जो होता है मास इंटू वेलोसिटी की तरह हम यूज़ करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो 4 के बराबर, ठीक है। तो ये हमें पता है, हमने एंगुलर ले लिया, मतलब हम एंगल्स के विद रिस्पेक्ट टू ये टर्म में बात करें। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, एल की वैल्यू। अब जो यहाँ पर जो हम केमिस्ट्री में एंगुलर मोमेंटम यहाँ डील कर रहे हैं, तो ये एंगुलर मोमेंटम वो है जो आपको L इक्वल्स टू 0 पे S ऑर्बिटल के बारे में बताता है, L इक्वल्स टू 1 पे P बताता है। ये वो L हम यहाँ यूज़ करें, नॉट द फिजिक्स का नॉर्मल वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे L अपने दिमाग में फिगर कर सकते हैं। ओके, अब इसका फॉर्मूला उसी से जनरेट करना था, तभी वो याद करा है। क्या है, अंडर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 H ओवर 2 पाई। यहाँ J क्या है हमारा, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। J की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। J की वैल्यू S एंड पे एल पे डिपेंडेंट, चलो से हम रहने देते हैं फिलहाल के लिए, हमारा जे और एल का ही फिगर लेकर आते हैं। हमारे पास एल की डायरेक्ट हम वैल्यू यहाँ यूज़ करें, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें। यू कैन जस्ट डायरेक्टली स्टेट दिस फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग कि कहाँ से आया क्या आया। आपको यहाँ पे लेकिन बताकर आना है एंगुलर मोमेंटम किसे कह रहे हैं। जे क्या है हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से आगे तक बढ़ रही है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू, एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर हम फिजिक्स वाली टर्म्स ले आए यहाँ पे, तो वो वैल्यू होती है आई इंटू ओमेगा के बराबर। अब यहाँ पे हमारा ओमेगा कौन है, यहाँ ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड अगर नॉर्मल वर्ड्स में कहें तो स्पीड विद डायरेक्शन हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। अगर हम वेलोसिटी ले रहे हैं एंगल्स के बेसिस पे तो हम उसे एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे आ जाती है ओमेगा। ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर से इसका ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी। ओके, नाउ व्हाट आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज दीज वैल्यूज टू गेट दिस एक्सप्रेशन। हमारे पास ई जी की डायरेक्ट हम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ई जे कौन है, एनर्जी एट द लेवल जे, हाफ कांस्टेंट है।
आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा आपके पास क्या है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है। हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला, जैसे आप इसको लर्न करने के लिए ना इसको हमेशा इससे मैच करो, हाफ एम वी स्क्वायर से मैच करो, ठीक है। हाफ एज इट इज़, एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर यूज़ करेंगे, एंड वी आर गुड टू गो। क्या कर रहे हैं इसके बाद हमें देखा है कि एल की वैल्यू आई ओमेगा है, तो यहाँ पे हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आ गई आई ओमेगा का स्क्वायर, नीचे आ गया आई ओमेगा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2i। अब क्या करना है, एल ये है, कर जो इसका स्क्वायर, क्या आएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई जे प्लस 1, ये आ गई टर्म। इसको आप डिवाइड मतलब इसके बेस में हमारे पास क्या है 2i, तो ये 4 × 2 8 हो गया, एंड एक आई बच गया, सॉरी यहाँ पे पाई का भी स्क्वायर है, तो हमारे पास ये बन गई टर्म। तो ये हमारे पास आ गया ई जे, इसको अगर आप ढंग से लिख दें तो ये आ गया आपके पास ई जे की वैल्यू। अब ये जो ई जे की वैल्यू, ये हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू, अब हम अलग अलग जे पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब जे की वैल्यू 0, तो देखो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है, इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो गई। अगली वैल्यू जे में डालो 1, तो यहाँ पर मैंने सब डाल के दिखाई है 1, और 1 + 1 करेंगे तो 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबका ना बेस जान के सेम रख रहे हैं, हमारे ग्राफ के लिए इजी रहेगा, तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, कंपैरिजन पता चल जाता है ना साफ साफ। 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और साथ में 3, फिर हम 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 ये वाला, और ये आ जाएगा 4, हमने वैल्यू लिखी। फिर 4 के लिए आ जाएगा जे की वैल्यू हो जाएगी 4, जे + 1 हो जाएगा 5, तो ये हमने वैल्यू लिखी। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मेट में आ रही है 2 6 12 20, वंस अगेन 2 6 12 20। अब इसको हम यूज़ करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारा ग्राफ। तो ग्राफ देखो बहुत आसान है, मैंने ग्राफ के साथ में डायटोमिक रिजिड के लिए एक और स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ किया है, दैट्स फॉर अ रीज़न आई विल बी टेलिंग यू लेटर। अभी हम इसको यहाँ तक इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, और इसमें देखो ज़रा क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ अ रिजिड रोटेटर। हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, ठीक है। तो इसमें रोटेशनल एनर्जी आप लेवल देख सकते हो, जब आपकी जे की वैल्यू 0 थी उस टाइम पे एनर्जी कितनी है 0, जब आपकी जे की वैल्यू 1 आई तो कितनी है 2h²। मैं पहले सिर्फ कॉन्स्टेंट्स बोल दूँ, देखो 2 पे कितनी थी 6, 3 पे कितनी थी 12, 4 पे 20, तो बस उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आप सारी वैल्यूज देख सकते हो, 0 लेवल पे 0 शो किया, आप इसमें लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हो, दैट्स द बेसिक लेवल। इसके बाद 2h² बाय 8 पाई² फिर 6, फिर 12, फिर 20, तो इसीलिए मैंने कहा था वो वैल्यूज ढंग से निकालना है, यहाँ उसको हमने प्लेस करना है। इस साथ हमने लिया एनर्जीज, तो मतलब ऊपर ऊपर जाते जाते एनर्जीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ हमने जे की वैल्यूज को शो कर दिया कि ये है हमारी क्या है जे की वैल्यूज़। इस ग्राफ को ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि नेक्स्ट हम करेंगे टॉपिक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड, एंड ये यही ग्राफ जैसा सा कुछ ग्राफ उसके अंदर भी आएगा, तो उसको हम देखेंगे, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दैट।